इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। खबर दिन भर में बात सबसे पहले ईडी की कार्रवाई की। ऑनलाइन सट्टेबाजी 1xBet ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के संपत्ति को जब्त कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई बड़ी हस्तियों की संपत्तियां अटैच की हैं। इनमें पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा का भी नाम है। साथ ही टीएमसी के पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती और एक्टर सोनू सूद भी शामिल हैं। इस पूरे मामले में जो संपत्ति अटैच की गई है उसकी रकम 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने एक अस्थायी यानी प्रोविजनल आदेश जारी किया है और इसके बाद एक्ट्रेस नेहा शर्मा, मॉडल उर्वशी रौतेला की मां और बंगाली फिल्मों के अभिनेता अंकुश हाजरा से जुड़ी संपत्तियों को भी अटैच किया गया है। फिलहाल ईडी इस मामले की आगे जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस अवैध बेटिंग नेटवर्क से पैसा कैसे और किन किन लोगों तक पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक अटैच की गई संपत्तियों की कीमत जो है उसमें सोनू सूद की करीब 1000 करोड़ रुपए, मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपए, युवराज सिंह की लगभग 2.5 करोड़ रुपए, नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख रुपए, रॉबिन उथप्पा की 8,26,000 रुपए, अंकुश हाजरा की 47 लाख रुपए और उर्वशी रौतेला की मां की करीब 2 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्तियां शामिल हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को पूरी तरह से सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए जो विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर जो चलाया जा रहा है, इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस महाअभियान के तहत दोनों राज्यों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। अकेले गुजरात में 73 लाख और तमिलनाडु में 90 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जिनमें चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भारी गिरावट देखी गई है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि यह केवल एक ड्राफ्ट है और पात्र मतदाता अभी भी अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तमिलनाडु में इस बार चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं और खासकर राजधानी चेन्नई में, जहां पहले 40,04,000 वोटर थे, लेकिन अब ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या घटकर केवल 25,79,000 रह गई है। यानी चेन्नई से ही करीब 14,25,000 नाम हटा दिए गए हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो एसआईआर अभियान चल रहा है, उस अभियान के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अभियान से पहले राज्य में कुल 5 करोड़ 8,43,436 मतदाता पंजीकृत थे, जो अब घटकर 4 करोड़ 34,70,109 रह गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 73,73,327 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया गया है उसमें इनके नाम नहीं है। नाम हटाने के मुख्य कारणों में 40,25,000 मतदाताओं का स्थायी रूप से पलायन, 18,07,000 मतदाताओं की मृत्यु, 9,69,000 मतदाताओं की अनुपस्थिति और 3,81,000 मतदाताओं का 2 जगहों पर पंजीकरण पाया गया है और इसकी वजह से इनके नाम हटाए गए हैं। एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से है। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की है और इस मुकाबले में भारत को जीत के लिए 169
माफ करेंगे 139 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 12 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। बारिश की वजह से मैच को 20-20 ओवरों का कर दिया गया था। आयुष महात्रे की अगुवाई में भारतीय टीम अब खिताबी मुकाबले में अपनी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का सामना करेगी। फाइनल 21 दिसंबर को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में ही खेला जाएगा। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ और हंगामे के कयासों को लेकर तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और समाजवादी पार्टी के नेता आरके चौधरी के जो विवादित बयान आए हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री अनिल राजभर और आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको आइए उन दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज समाजवादी पार्टी ने कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर के कहीं तख्तियों के साथ अंदर एंट्री उनके विधायकों ने ली, तो कहीं साइकिल पर पोस्टर लगा करके। राज्य सरकार के मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ में हैं। सर, आज की सुबह की तस्वीरें, विधानसभा में जो एंट्री है वो कोडीन युक्त कफ सिरप वाले मामले को लेकर के कहीं ना कहीं आंशिक प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला। समाजवादी पार्टी मुझे बहुत घबराई हुई नजर आ रही है और ये घटना जैसे प्रकाश में आई तब से समाजवादी पार्टी और उनके नेता के अंदर एक बेचैनी देखी जा रही है। आप बताइए कि पूरी घटना की बड़ी गंभीरता से सरकार जांच करा रही है। एसटीएफ सहित तमाम एजेंसियां इस जांच में लगी हुई हैं। जांच पूरा नहीं हुई, जांच पूरा हो जाती और उसमें कोई कमी दिखती, आप कोई सवाल खड़ा करते, कौन रोकता है? कोई रोक तो रहा नहीं। लेकिन बीच बीच में समाजवादी पार्टी ने इतना ज्ञान दिया है और अप्रत्यक्ष रूप से एजेंसियों पर दबाव बनाने का जिस तरह से प्रयास किया है, अपराधियों तक के नाम बता रहे हैं। क्या कनेक्शन है भाई आपका? आपको कैसे पता लग गया कि अपराधी कौन है? मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर और जांच की दिशा को मोड़ना तो नहीं चाहती है। आज उन्हीं के विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी के लिए शोक प्रस्ताव सदन में आना था। कम से कम आज भर तो शांति से रह लेते। ये तरीका एकदम ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब जांच की रिपोर्ट आए। कि इसमें अमिताभ वाजपेयी जो हैं वो कहते नजर आए, जो सचेतक भी हैं, उन्होंने कहा कि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो धैर्य बनाए ना। हाँ, पहले दिन से सरकार कह रही है बड़ा मामला है, बड़ा प्रकरण है और इसकी गंभीरता से जांच कराई जा रही है और पूरे प्रकरण में दूध का दूध पानी का पानी कराया जाएगा। तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अनिल जी, आज तो श्रद्धांजलि दे दी गई, लेकिन जब अब आगे हाउस चलेगा तो इसमें क्या कुछ मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाता आपको नजर आएगा? कैसे काउंटर करिएगा? देखिए, हमेशा से प्रतिपक्ष भागता है सदन छोड़ के, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के विकास से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सरकार हर सवाल का जवाब देना चाहती है। सरकार हर प्रकार की सकारात्मक चर्चा को बुलाती है और चाहती है कि प्रतिपक्ष अपने आप को भागीदार उसमें बनाए। तो प्रतिपक्ष चर्चा से भागता है, सवाल लगा के भाग जाते हैं, उत्तर नहीं सुनना चाहते, अखबार में कैसे तस्वीर छपे, बस इस जुगाड़ में रहता है प्रतिपक्ष। हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन प्रतिपक्ष हमेशा सड़क की बात सदन में करना चाहता है और सदन की बात सड़क पर करना चाहता है। अब टीएमसी के एक विधायक हैं, उनका कहना है कि राजा रामचंद्र जी मुसलमान थे। उसको उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु हैं। सर, आज शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, आगे हंगामे के भी आसार नज़र आ रहे हैं। कुछ मुद्दे हैं, फिर एसआईआर का विषय हो या फिर जी राम जी बिल, इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं घिराव देखने को मिल सकता है और वंदे मातरम पर भी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब सत्र शुरू हो गया, आज का दिन तो कंडोलेंस में गया है। अब आगे हंगामे के विषय क्या होते हैं, विपक्ष विषय खोजता है। अब इतने दिन के बीच में उनको कुछ मिला होगा,
एसआईआर की लेके जिसको लेके वो आलोचना कर रहे हैं, एसआईआर निर्वाचन आयोग इस देश में हमारे जो वोटर लिस्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करिएगा तो एसआईआर 2003 में हुआ था। उस समय उसकी पुरानी वोटर लिस्ट उस समय जो थी वो परिष्कृत हुई, शुद्ध हुई, और ये समय समय पर एक शाश्वत प्रक्रिया है। और चीज़ है इसमें, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ये कहते नजर आए कि पहले वोटर लिस्ट से नाम जाएगा, फिर आरक्षण की लिस्ट से नाम जाएगा, फिर उसके बाद नागरिकता से नाम जाएगा, पूरी लिस्ट बताते हैं। और ये सब चीज़ें आप सदन में भी देखने को मिल सकती हैं। कयास दूर तक की सोचते हैं, यथार्थ से हट के जब आप सोचना शुरू करते हैं, सच्चाई को इनकारते हुए, नकारते हुए जब आप नकारात्मक बातें सोचते हैं, तो एक बात से न जाने कितनी बातें पैदा होती हैं। ये उनकी नकारात्मकता है, जबकि बड़े सहज मन से स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार कर भी रहे हैं लोग, वोटर लिस्ट में सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए ये बता रहे हैं अपनी तरफ से कि नहीं, उनका कोई इसमें रोल नहीं है। सच ये है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग वोटर लिस्ट में नाम बढ़वा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कटवा रहे हैं, जो भी प्रक्रिया है। सर, अखिलेश यादव के सांसद हैं आर.के. चौधरी, सपा से सांसद हैं, उनका कहना है कि जो अंत्येष्ट संस्कार होता है सनातन में उससे, और जो होलिका दहन होता है उससे CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इसके चलते पोल्यूशन ये सब चीज़ें करती हैं। मैं समझता हूं कि उनको प्रदूषण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। अगर वो इतने जागरूक हैं कि अपनी सनातन की उस परंपरा का, जो हमारे सनातन से जुड़ी हुई है, तो उसकी भी आलोचना कर बैठे। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं वो लोग। खुद भी उनसे पूछा जाएगा कि आप जलेंगे कि दफनाए जाएंगे, तो बताएंगे कि नहीं जलाए जाएंगे। परंपरा है, सबकी परंपराएं अलग अलग है। हर धर्म के मानने वाले लोगों का रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार अलग है, और सब अपने तरीके से जीने के लिए सबको आज़ादी है। तो हमारे यहाँ भी ये न जाने सदियों से, न जाने कब से ये परंपरा चली आ रही है, और ये जलने जलाने से, इसीलिए विद्युत सौदागरी सरकार बनवाती है। तो इच्छा पे है कि आप जैसे चाहे वैसे जलिए, चाहे विद्युत सौदागरी में जलाइए, चाहे लकड़ियों पे जलाइए। और इसको लेके ये सब मैंने कहा ना कि वो कोई विषय नहीं छोड़ रहे आलोचना करने का, चाहे वो अपने सनातन की आलोचना कर बैठे, चाहे देश की आलोचना कर बैठे, चाहे वो सेना की आलोचना कर बैठे, चाहे सेना के हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी आलोचना कर बैठते हैं। तो कुल मिला के आलोचना करना उनका काम है। टीएमसी के विधायक हैं, उनका कहना है कि राजा रामचंद्र जी जो थे वो मुसलमान थे। मैंने कहा ना कि अब ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब देना बड़ा कठिन है कि कोई भगवान, मैंने कहा ना हमारे करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं भगवान राम, अब उनकी आलोचना कोई कर रहा हो तो ये उसकी मति मारी गई है। और ये मैंने कहा कि देश में कैसा दौर चल रहा है कि अपनी बदजुबानी से देश के लोगों का चाहे वो ध्यान आकर्षित करना हो, चाहे वो ची, और मैं तो कहता हूँ कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, सच्चाई से जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और खबर वाराणसी से। वाराणसी की में पूर्व IAS अधिकारी और अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को वारंट के आधार पर देवरिया से लाकर न्यायालय में पेश किया गया। उन्हें वाराणसी की जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित स्पेशल CJM कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बताया जा रहा है कि यह पेशी पूर्व में जारी वारंट के अनुपालन में कराई गई। कोर्ट में अमिताभ ठाकुर की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब जमानत को लेकर कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। उसमें गिरफ्तारी का कोई प्रोविजन नहीं है और 2 धाराएं ऐसे हैं उसमें जो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें FIR नहीं हो सकता है। उसी पर हम लोगों ने अपोज किया है और माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्थाएं दाखिल की गई है ताकि न्यायालय ऑर्डर को रिजर्व रखी है। अमिताभ ठाकुर जी ने ये बात कही है और हमने भी ये न्यायालय से बात कही है कि जो अमिताभ ठाकुर जी ने पोस्ट किया है वो अभी उसकी इंक्वायरी होनी है। जब तक उसकी इंक्वायरी में ये साबित न हो जाए कि अमिताभ ठाकुर ने जो पोस्ट किया था वो गलत है, तब तक FIR का कोई मतलब नहीं, उनको अब पेश नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई जो इनकी होगी, बेल पेश किया जाएगा, उसमें आगे कार्रवाई होगी। और खबर बिहार के मोतिहारी से, जहां पर निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बाल विकास परियोजना के सुपरवाइजर को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। केसरिया में तैनात बाल विकास परियोजना के LS अंबालिका कुमारी के खिलाफ
निगरानी विभाग को भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी ने पहले आरोप की जांच की। जांच में आरोप को सही पाया गया और इसके बाद निगरानी की टीम केसरिया पहुंची और सुपरवाइजर को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया गया। जैसे ही महिला सुपरवाइजर रिश्वत ले रही थी, पैसे ले रही थी, तभी निगरानी की टीम ने पैसों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और टीम उन्हें अपने साथ ले गई। निगरानी की टीम आरोपी को स्पेशल कोर्ट में अब पेश करेगी। निगरानी की इस एक्शन से जिले के सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। जी, आज जो है आज दिनांक 19/12/2025 को ये ट्रैप की कार्रवाई हुई है निगरानी थाना के द्वारा। इसमें ऐसा है मामले में कि दिनांक 2/12/2025 को जनार्दन प्रसाद कुशवाहा जी हैं, उनकी पत्नी जो है रीता कुमारी, वो आंगनबाड़ी सेविका है। 141 केंद्र है आंगनबाड़ी का, 141 केंद्र बनकट माफी वहाँ का केंद्र है। उसमें जो है उनका पोषाहार का राशि का जो है 13,500 का वाउचर पास करने के लिए वो महिला पर्यवेक्षिका है मालिका कुमारी के द्वारा 4,000 रुपये का राशि का मांग किया जा रहा था रिश्वत के रूप में। तो उसके बाद जो है सत्यापन किया गया, उनके आवेदन पर सत्यापन किया गया। सत्यापन में उनके द्वारा रिश्वत मांगे जाने की घटना को सत्य पाया गया। उसके बाद जब उनके द्वारा रिश्वत की राशि की मांग की गई है तो आज हम लोग जो है ट्रैप की कार्रवाई किए हैं, जिसमें वो 4,000 रुपये रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ी गई हैं। तो इस संबंध में निगरानी थाना में 111/2025 केस नंबर दर्ज किया गया था, जिसके आलोक में आज की कार्रवाई की गई है उसी केस में। और ये जो है जितने भी भ्रष्टाचार के जो है अभी मामले चल रहे हैं उसमें निगरानी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी का ये एक हिस्सा है जो आज यहाँ हुआ केसरिया ब्लॉक। अखिलेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने गति नियंत्रण के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो गाइडलाइन है वो जारी किया गया है। नई स्पीड लिमिट जो जारी की गई है उसके तहत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक छोटे वाहनों की अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा और बड़े वाहनों की गति सीमा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति पर नजर रखी जा रही है। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों ने सुरक्षा को लेकर इस फैसले का स्वागत किया है। कुहासे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किया गया है। आगरा और नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है हम जो स्पीड है गति उसके बारे में चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जो रियलिटी चेक है उसको चेक किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई हैं, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उन गाइडलाइनों पर कितना असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खुद डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने प्रेस नोट जारी करते हुए गाइडलाइन जारी करी है। प्रातः 8 बजे से लेके और शाम के 8 बजे तक जो छोटे वाहन है उनकी स्पीड 80 किलोमीटर रहेगी प्रति घंटा और रात को 8 बजे से लेकर और प्रातः 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रहेगी। हालांकि हम यहाँ वाहनों को साफ तौर पर देख रहे हैं, अभी इनकी गति जो है अधिक है। इसके अलावा जो बड़े वाहन है उनकी गति को भी नियंत्रित किया गया है 50 किलोमीटर की, क्योंकि कोहरा और धुंध के चलते यहाँ टोल प्लाजा पर भी साफ तौर पर अनाउंस किया जा रहा है और जगह जगह जो इनके कैमरे लगे हुए हैं वो जो स्पीड को कैच करते हैं उन कैमरों को भी देखा गया तो वो काम कर रहे हैं। वहीं जो वाहन है वो अभी फिलहाल तेज गति से चल रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये वाहन आपस में अभी भी लड़ रहे हैं। हालांकि कोहरे को देखते हुए इन वाहनों के में जो है थोड़ी सी अभी लापरवाही सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि वाहन जो है अभी तेज गति से जरूर यहाँ चल रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं। देखिए अभी हम लोगों से जो है बात करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा जो है
वाहनों पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। किस तरीके से लोग जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मथुरा से, हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं। जी जी। कि गति आपको मालूम है कि यहाँ पर गति जो है धीमी कर दी गई है? हाँ जी, हाँ जी। कितनी स्पीड जो है अब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं? 70, 80, 60 के स्पीड से ही चल रहे हैं। अच्छा, देखिए सरकार ने जो है नई गाइडलाइन जारी करी है। उन नई गाइडलाइन में स्पीड को, गति को जो है नियंत्रित, क्योंकि लगातार कोहरा और धुंध की वजह से एक बड़ा यहाँ पे अभी दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ी, ये सबकी जानकारी में है। तो इसको लेकर भी आप काफी ध्यान रख रहे हाँ जी, होंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। ये मेरे को न्यूज़ परसों मिली थी। ये मंगलवार की रात को ये हादसा हुआ है, जो कि बहुत दुखद पूर्वक है, और हम भी इस चीज़ को ध्यान रखते हुए गाड़ी चला रहे हैं। देखिए सभी को जो है प्रोत्साहित भी हमें करना है और बताना है कि गाड़ी की स्पीड हमें स्लो रखनी है। ये बताइए क्या नाम है आपका, बताएं? मनोज कुमार। मनोज जी, ये बताइए गाड़ी की स्पीड की ये नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, सरकार की तरफ से जारी की गई है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर जो गति है वो स्लो रखी जाएगी। 80 किलोमीटर दिन में है छोटे वाहन और 60 किलोमीटर रात में छोटे वाहन पे। तो आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं? हम भी वही चल रहे हैं इस समय तो 60-65 ही, क्योंकि कोहरे की वजह से सब स्लो चल रहे हैं। क्योंकि देखिए कोहरा जो है जबरदस्त है और अभी से धुंध आना शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो गति हमारी है वो बिल्कुल गाइडलाइन के हिसाब से रहेगी, तो एक दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो मौसम को देखते हुए ये गाइडलाइन जारी किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों जो भीषण हादसा हुआ था उसके बाद ये गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है। इसलिए भी कि कोहरा है, कुहासे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, 50 से 100 मीटर की भी दूरी साफ तौर पर दिखाई नहीं देती। तो इसलिए ये ख़ास तौर से ख्याल रखना ज़रूरी है वाहन चालकों के लिए। आज की इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।